डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो यार जो पढ़ा है हमने सारा जो डिस्कशन उसमें जो लास्ट लेक्चर में था वो कुछ इस तरीके से था कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या कंबाइंड मोशन की बात। 2 पॉइंट हमारे जहन में अच्छे से आ जाने चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मोशन हो रिजिड बॉडी का, आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं 2 साइमल्टेनियस साथ साथ और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, एक सेंटर ऑफ मास का और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब इसी में एक हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसको आप शॉर्ट में ICOR बोल सकते हैं, और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, पॉइंट बोलेंगे तो सेंटर और एक्सिस बोलेंगे तो एक्सिस। ठीक है, चलिए एक सवाल अच्छा सा करते हैं। नॉर्मली इस सवाल मैं क्लास में रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन देता हूँ तो स्टार्ट में कराता हूँ, पर ठीक है आज इसमें करके देखते हैं। तो आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक डिस्क ली, ये डिस्क है, डिस्क पे 2 पॉइंट ले लिए, एक A और एक B। A की वेलोसिटी V इधर V है और B की वेलोसिटी इधर नहीं पता कितना है, पर ये एंगल 45 डिग्री है। अगर रिजिड बॉडी है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो पहले तो VB बताइए। VB मतलब B की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर रिजिड बॉडी है। देखिए एक चीज़ तो पक्की है, अगर रिजिड बॉडी है तो A और B के बीच का गैप चेंज नहीं होने वाला है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से पिक करूँ, इस डायग्राम को, और भाई कहा कि चलो भाई तुम नीचे चलो, और एक दो और बना दिए भाई, है ना। जब ड्राइंग नहीं करनी, कट पेस्ट ही करना है, तो भाई ये तरीका बढ़िया है। तो आपने कहा सर ठीक है, यहाँ पे आपके पास B था, अगर मैं A की वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व करूँ और किसी दूसरे कलर से शो करूँ तो वेलोसिटी अलोंग लाइन V cos 37, cos 37 4/5, तो आपकी वेलोसिटी 4V/5। V sin 37 परपेंडिकुलर टू द लाइन, sin 37 इज 3/5, तो 3V/5। ओके, ऐसी बच्चे अगर आप B की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो B की वेलोसिटी को रिजॉल्व करने पे आपकी वेलोसिटी, सर इसकी वेलोसिटी क्या है सर नहीं पता, तो मान लेते हैं V प्राइम है, तो इसकी वेलोसिटी इधर आ गई V प्राइम cos 45 V प्राइम बाय √2, और इधर वेलोसिटी V प्राइम बाय √2। क्लियर। तो जो आपने बेटा वेलोसिटी रिजॉल्व करी, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपने डिस्क बनाई थी, है ना, ये 2 पॉइंट आपने लिए, A लिया और B लिया, रिजिड बॉडी पे हैं तो इनके बीच का गैप चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी की बात की जाए तो बच्चे A की वेलोसिटी कितनी थी अलोंग द लाइन 4V/5, A की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन 3V/5, B की वेलोसिटी अलोंग द लाइन V/√2 और B की परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लाइन V/√2। क्लियर। अब आप एक काम करो, A को क्या कर दो ऑब्जर्वर मान लो, और A को ऑब्जर्वर मान के B का मोशन एनालाइज करते हैं। रिलेटिव मोशन तो पढ़ा था ना हमने। अब आपको सबको पता है कि अगर आप A को रोकोगे तो A की वेलोसिटी का रिवर्स ऐड करोगे ऐसे, तो आपके पास वेलोसिटी जो आएगी, अगर A को आपने रोक दिया है ना, ये रोक दिया, तो B की वेलोसिटी अलोंग द लाइन कितनी आएगी बच्चे, V/√2 माइनस V प्राइम बाय √2, ओके, माइनस 4V/5। और इसका रिवर्स अगर इधर ऐड करोगे तो इधर इसके रिस्पेक्ट में ऐसे घूमेगा, कितनी स्पीड से, V/√2 प्लस 3V/5। क्लियर। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, जिसको ऑब्जर्व मानेंगे उसकी वेलोसिटी का रिवर्स ऐड करेंगे, 3V/5 इसमें ऐड किया तो V/√2 प्लस 3V/5 हो गया। इस वाले V/√2 में 4V/5 ऐड किया तो इससे दूर 4 होगा। अब एक बात देखो पक्की है कि A और B का बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो रिजिड बॉडी है। तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये से दूर नहीं जा सकता, घूम सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू द A 0 नहीं, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू द A अलोंग द लाइन AB
ज़ीरो होनी चाहिए। तो v प्राइम बाय रूट टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4v/5, और v प्राइम सिंपल सा 4√2v डिवाइड बाय 5। क्लियर। तो अब आपके अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी आपने डिसाइड कर ली थी, तो दूसरे की वेलोसिटी बच्चे आप डिसाइड नहीं कर सकते, वैल्यू फिक्स आएगी। तो भाई पता लगा ए के रिस्पेक्ट में बी दूर तो नहीं जा सकता, पर क्या टर्न कर सकता है? ऑफ कोर्स सर, टर्न कर सकता है कांस्टेंट डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे। तो ये वेलोसिटी कितनी थी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर? ज़रा ध्यान से देखिए, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी आई थी, v/√2 प्लस 3v/5। बच्चे आपको सबको क्लियर है, v/5 की वैल्यू जो है v प्राइम की वैल्यू देखें ना, तो v प्राइम तो आपके पास एक आ गया 3v/5 और एक आ गया v/√2 थे 4v/5, तो ये वैल्यू 7b/5 आई। तो a के रिस्पेक्ट में b टर्न कर रहा होगा, किस रेट से टर्न कर रहा होगा बच्चे? तो आप बोलोगे सर्कुलर पाथ पे टर्न करेगा और ऐसे जा रहा होगा चलता हुआ। क्लियर। तो कोई पूछे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये टर्न करेगा कितनी वेलोसिटी से? सर 7b/5 की परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस डी है। तो अब देखो अगर टर्न कर रहा है तो क्या आपको लगता है ओमेगा आ गया? ओमेगा किसका? बी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट। कितनी वैल्यू आई? फॉर्मूला था v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस। जो आपकी डिस्टेंस होती है उससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो आंसर हो गया 7v/5 डिवाइड बाय डी। तो ओमेगा की वैल्यू 7v/5t। बहुत बढ़िया सर। तो ये बच्चे मैंने आपसे पहला पार्ट पूछा था, आप b की वेलोसिटी बताइए। तो आपके पास क्लियर है, b की वेलोसिटी कितनी होगी, 4√2v/5, और ओमेगा कितना होगा, 7v/5t। अब एक और चीज़ बच्चे मैंने खींचा है यहाँ पे, देखो तो पहला डायग्राम जो था जो हमने यूज़ किया उसमें मैंने काम किया है। देखो जो दो पॉइंट आपको दिए गए है ना, दो पॉइंट आपको दिए गए, देख रहे हैं, ए और बी की वेलोसिटी आपको पता है। आपने ए के मोशन से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी और बी के मोशन से। यहाँ पे जहाँ पे दो पॉइंट्स की परपेंडिकुलर वेलोसिटी जहाँ पे ज्वाइन करती है, ये पॉइंट अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर ये पॉइंट क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपके दोनों पार्टिकल, कौन से दोनों पार्टिकल, सर ए इस सेंटर के अबाउट टर्न कर रहा है और बी भी। तो अगर कोई रिजिड बॉडी होगी तो स्पेस में या तो बॉडी पे या बॉडी के बाहर कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर लाई करता है जो उस मोमेंट पे रेस्ट पे होता है। इंस्टेंटेनियस मोमेंट का आईसीआर का मतलब क्या हुआ, यह रेस्ट पे नहीं है, इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन हो सकता हो। तो सिंपल सी आंसर, देयर इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द स्पेस अबाउट विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स। क्लियर। तो क्या हम भी निकाल सकते थे? सर लगता तो है आसानी से बात बन जाएगी। कैसे? अगर आपने ये 37 डिग्री लिखा था तो ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल बच्चे आपका 45 डिग्री। इस डिस्टेंस को मैं R1, इस डिस्टेंस को R2। तो भाई देखो ओमेगा कितना होगा, सर ओमेगा किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में, ए सी। ओमेगा किसका, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, सी का। तो देखेंगे भाई ये वैल्यू क्या आ रही होगी, पर ओमेगा भाई निकालोगे तो सबको पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस होती है। तो ओमेगा ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, v/r1। ओमेगा ऑफ बी रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, बोलो। तो इसकी वेलोसिटी हमने v प्राइम निकाले, v'/r2। अब भाई ये भी देखना है कि भाई क्या वैल्यूज आ रही हैं, पर मामला अटक गया R1 और R2 पे। भाई आप सबको क्लियर है कि ये 53, 37 और ये एंगल अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 53 आपका, 45 प्लस 37 ये आपके पास 82 आएगा। क्लियर। अब जोड़ के देखिए, टोटल 180 होना चाहिए। 53 प्लस 82 तो आप 32 प्लस 5, 8 5 135, 45। बहुत बढ़िया। साइन रूल के लिए सब तैयार बैठे हैं। साइन 53 के सामने बच्चे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, R2। साइन 53 के सामने R2, साइन 45 के सामने R1। ठीक है ना, साइन 53 के सामने R2, साइन 45 के सामने R1 और साइन 82 के सामने D। क्लियर।
ये वैल्यूज़ बच्चे आपके पास आई। आपने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से R2 की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ, d साइन 53 डिवाइड बाय साइन 82। d R2 इज इक्वल टू d साइन 53 डिवाइड बाय साइन 82। तो मन में बात आती है सर 82 का भाई साइन नहीं पता। मैं कह रहा हूँ भाई कहाँ पता, मुझे भी नहीं पता। साइन 53 कितना होगा, अब 4/5 आया। साइन 82 को बच्चे आप ब्रेक कर दीजिए 57 37 प्लस 45 में 45 प्लस 37 लिख सकते हो ना। तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया 4d/5 साइन 45 साइन 45 कॉस 37 1/√2 4/5 कॉस 45 साइन 37 1/√2 3/5। तो बोले वैल्यू बेटा कितनी आएगी R2 के, ऊपर आ गया 4d/5, नीचे आ गया 7/5√2। तो भाई यहाँ से 5 कैंसिल हो गया और आंसर क्या बना बच्चे आपके पास, √2 ऊपर जाएगा तो 4√2d/7। ये R2 की वैल्यू आई बच्चा। अब R1 निकालना था, तो R1 कैसे निकाल देंगे, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं R1 की भी। R1 कितना होगा, R2 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 53। केवल आप इस वाले रूल को यूज़ करिए। R1 कितना हो जाएगा, R2 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 53। तो R2 साइन 45 R2 डिवाइड बाय √2 और साइन 53 कितना होता है बच्चे, तो आप बोल दोगे 3/5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/3 R2/√2 है ना। और R2 की वैल्यू कितनी है 4√2d डिवाइड बाय 7, तो √2 कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी आपके पास, इस वैल्यू को एक बार अगर हम लोग ठीक से देखें तो R1 की वैल्यू कितनी आई थी, R1 था आपके पास R1 R2 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 53 है। R2 खुद कितना है बच्चे 4√2d डिवाइड बाय 7, साइन 45 कितना है 1/√2 और साइन 53 की वैल्यू √2 कैंसिल, साइन 53 कितना हो जाएगा आपका बच्चे 4/5। साइन 53 कॉस 53 3/5 4/5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4d/7 डिवाइड बाय 4/5। तो वैल्यू कैंसिल 5d/7। क्लियर। आई थिंक यहाँ पे भी हमने कुछ छोटी सी मिस्टेक शायद हुई है, क्योंकि R2 गलत हो रहा है तो शायद R1 भी गलत हो। यहाँ पे हमें एक करेक्शन करना पड़ेगा। R2 के वाले बच्चे कितनी आई थी 4d/5 है ना। 7 डिवाइड बाय 5√2, ये सही था, 5 कैंसिल 4√2d/7। चलो ठीक है। अगर R2 की वैल्यू बच्चे इतनी आ रही है तो ओमेगा और b रिस्पेक्ट टू द c एक बार निकालें। v प्राइम कितना आया था, हमने सॉल्व किया था 4√2v/5 4√2v/5 और R2 कितना आया 4√2d/7। तो 4√2 कैंसिल और 7v/5d। ये ओमेगा b का आया है रिस्पेक्ट टू c। इसका मतलब समझे, b ओमेगा जो b जो है c के रिस्पेक्ट में घूम रहा होगा। c जब b को देखेगा क्या, तुम पास तो नहीं आ सकते, तुम बस इतनी दूरी पे घूम सकते हो और तुम्हें घूमना इतने से अलाउड है 7v/5d। चलो भाई R1 भी निकाला ही जाए। R1 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, साइन 53 3/5 R2 ओके, साइन 45 1/√2 R1। तो R1 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 5R2 डिवाइड बाय 3√2। ठीक है ना। तो भाई R2 की वैल्यू देखी जाए, R2 कितना था 4√2d/7, √2 कैंसिल एंड 20 डिवाइड बाय 21d। चलिए भाई जब इतनी मेहनत करी है तो वैल्यू सॉल्व करी जाए, कितनी आएगी v डिवाइड बाय R1
v डिवाइड बाय r1, और r1 कितना है 20 डिवाइड बाय 21d। यहाँ पे जो वैल्यू बेटा आई आपके पास r1 की वैल्यू 5 r2 डिवाइड बाय 3√2, 5 डिवाइड बाय 3√2, r2 4√2d बाय 7, 20 डिवाइड बाय 21। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू बच्चे ए की रिस्पेक्ट टू द सी कितना आ रहा है आपके पास 21 डिवाइड बाय 20d। अब ये वैल्यू बच्चे आपकी सेम आनी चाहिए थी, है ना। तो हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक करी, वी प्राइम से ही लिखा सही। ये वैल्यू तो ओमेगा की 7v/5d आ रही थी आपकी। यहाँ पे ओमेगा ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी वी डिवाइड बाय r1 में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। साइन 45 साइन 50 ओहो साइन 53 जो है बच्चे आपका जो बनेगा ये 4/5 आएगा ना। यहाँ पे एक गलती है, ये 4/5 r2 आया। अब यहाँ से अगर हम इसको ठीक करेंगे तो देखिए बात बननी चाहिए। r2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 4√2 r1 डिवाइड बाय 5, 4√2 डिवाइड बाय 5 r1, और r1 खुद कितना है बच्चे, अब हमें तो r1 की वैल्यू चाहिए ना। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 r2 डिवाइड बाय 4√2, 5 डिवाइड बाय 4√2 इंटू r2 लिखेंगे तो 4√2d बाय 7। अब आपकी बात मुझे लग रहा है बनती हुई दिख रही है। ओमेगा की वैल्यू बच्चे आपकी v बाय r1 आई थी, v बाय r1 हो गया 5d बाय 7, तो आंसर 7v बाय 5d। क्लियर। एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ आई कि सर देखिए रिजिड बॉडी अगर है तो उसमें एक चीज़ तो पक्की, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स। एक और चीज़ पक्की कि सर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे को उस लाइन में चलना, पास आना है, दूर जाना अलाउड नहीं, घूमना अलाउड है। तो बॉडी का एक ओमेगा होगा। ओमेगा किसका निकाला बी का, ए के रिस्पेक्ट में। ए से पूछा तो वो कह रहा बी भाई घूम रहा है 7v/5d से। फिर हमने कहा क्या कि अगर दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सॉल्व किया और ओमेगा निकाला। ओमेगा बी का सी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा ए का सी के रिस्पेक्ट में, या फिर ओमेगा बी का ए के रिस्पेक्ट में। ये सारे ओमेगा अगर देखेंगे तो 7v/5d। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका ना रिजिड बॉडी पे अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे, जैसे आपने इससे पूछा इसके बारे में बताइए और इसके बारे में बताइए, तो ये है ए, ये है बी, है ये सी। क्या ए लाइन बी ए के रिस्पेक्ट में और सी ए के रिस्पेक्ट में घूम सकता है? तो एक बच्चे ने कहा जाने अनजाने, उसने कहा सर ये ओमेगा से घूम रहा है और ये 2 ओमेगा से घूम रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, ये ओमेगा से घूमेगा 2 ओमेगा से, तो इनके बीच का एंगल बढ़ने लगेगा। एंगल बढ़ेगा तो बी और सी के बीच की दूरी बढ़ेगी। सर ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमेंगे तो उनका ओमेगा सेम ही आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ना केवल दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच का एंगल भी कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एक रियल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आता है। अब बात आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास करती हुई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर थोड़ा विजुलाइज करके देखिए तो इससे परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास करते हैं, आइसोआर से पास करता हुआ, और प्लेन के परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो जरा देखा जाए इसका बेनिफिट होता क्या है। देखें, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी बॉडी पे कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसा आपने रखा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अबाउट जितने भी पॉइंट्स थे वो सब टर्न कर रहे होंगे, सब अपनी अपनी स्पीड से, क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। क्लियर? सबके ओमेगा सेम होंगे। इसको अगर मैं ए बोलूँगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे, मैं इस डिस्टेंस को डी लिख देता हूँ तो डी ओमेगा, इस डिस्टेंस को 2d लिख देता हूँ तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 2d ओमेगा,
इस डिस्टेंस को d/4 लिख देता हूँ, तो d/4 ओमेगा। सब टर्न कर रहे होंगे इस पॉइंट के अबाउट। क्लियर? तो अगर सारे पॉइंट इसके अबाउट टर्न कर रहे हैं तो सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? सर कैसा भी कॉम्प्लेक्स मोशन हो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बट I शुड बी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन शॉर्ट यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो जब देखा जाए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इसको लोकेट करने की ट्रिक क्या होती है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ब्रेक कर रहा हूँ। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस पे कराऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस डालने हैं जिससे आप भी इंटरेस्ट से पढ़ते रहें, मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत ना हो। ओके, IOR पे ICOR पे नेक्स्ट हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे।